Hello friends, this is Priyanshi and welcome to the Commerce Study Point. डिस्कस करेंगे प्लानिंग चैप्टर को। प्लानिंग क्या होता है या आप इससे क्या समझते हैं, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, सब चीज़ एक एक करके देखेंगे। तो अगर मैं आपको प्लानिंग का मीनिंग समझाऊं उससे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्लानिंग एक्जैक्टली है क्या या किस ओवरव्यू में यहाँ पर ये बात की गई है। ओके तो देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ को लेकर ये सोचते हैं कि ये काम कैसे किया जाएगा, इस काम को कौन करेगा, इस काम को करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट, या ये काम कितने टाइम में हो जाएगा, उस काम को करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिसाइड करते हैं किसी भी काम को करने से पहले, तो वही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, वही चीज़ आपकी हो जाती है प्लानिंग। तो प्लानिंग का एक बेसिक मीनिंग क्या हो गया, प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कोई काम करने से पहले उसके बारे में सोच लेना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। तो समझ आया होगा आपको इसका मीनिंग कि प्लानिंग एग्जैक्टली है क्या या किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर उसकी बात की गई है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग बहुत सारे तरीके में होती है, तो आपको किस तरह से समझना है इस चैप्टर में, आपको देखना है कि किसी काम को करने से पहले जो आप करते हो वो वाली प्लानिंग। ठीक, देख लेते हैं इसका आगे के लिए इसकी कुछ डेफिनेशन या हम कहें तो इसका मीनिंग। मैंने यहाँ पर आपको कोशिश की है नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करने की, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब इंग्लिश में आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो तो आप उसे हिंदी से देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया था कि उन्हें हिंदी में भी नोट्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आज इसी तरह से नोट्स बनाए हैं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, तो इससे आप दोनों को ही बेनिफिट होगा, चाहे आप इंग्लिश वाले हो चाहे आप हिंदी वाले हो, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक, समझ लेते हैं इसके मीनिंग को। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज़ टू डू इट। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेना, क्या काम करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करना है। ठीक, इसके अंदर क्या आता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई भी जो प्लान बनाते हो उसे हम कह देते हैं प्लानिंग करना। ठीक, उसे हम कह देते हैं प्लानिंग। ओके, तो यही है यहाँ पे बस। दस इट इज़ इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर क्या क्या काम किया जाता है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ठीक, डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ एक कोर्स ऑफ एक्शन, इसको डिटेल में आगे समझेंगे, इसके प्रोसेस में ये पॉइंट आएगा डिटेल में, वहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगी। और साथ ही साथ क्या काम करना होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ये हमारा होता है पूरा प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे इसके फीचर्स की तरफ। देखिए, ये हैं प्लानिंग के फीचर्स, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके एक एक चीज़ करके समझा दूंगी, एक एक फीचर्स। ओके, देखिए, सबसे पहले है फीचर्स ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। देखिए, आपने वो पढ़ा होगा जब हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें मैनेजमेंट के कुछ 4-5 फंक्शंस थे जिसमें से प्लानिंग जो था वो फर्स्ट फंक्शन था। तो यहाँ पर यही बात किया गया है कि प्लानिंग जो होती है वो प्राइमरी फंक्शन होता है किस चीज़ का, मैनेजमेंट का। मतलब मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है प्लानिंग। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये तो है पहला पॉइंट कि प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है। सेकंड, प्लानिंग इज परवसिव। प्लानिंग जो नेचर में होता है वो परवसिव होता है। परवसिव मतलब कि इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है, हर लेवल पे पड़ती है, चाहे आप कोई बिजनेस रिलेटेड वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई भी नॉन बिजनेस रिलेटेड वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह को उठकर स्कूल ही क्यों ना जा रहे हो, स्कूल जाने में आप सुबह को उठने से लेकर स्कूल जाने तक बहुत सी चीज़ों को प्लान करते हो कि आपको सुबह उठना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, बैग तैयार करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप परफॉर्म करते हो, प्लान करते हो, ये सब इंक्लूड होता है प्लानिंग में। और ये कोई बिजनेस का वर्क तो है नहीं, तो चाहे आपका बिजनेस वर्क हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, आपको हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट, टॉप लेवल का मेंबर हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर हो या फिर आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेंबर हो, हर किसी को प्लानिंग करना पड़ता है। विदाउट प्लानिंग आपका कोई भी वर्क सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हो सकता। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर भी बोली गई है। हिंदी में इन्होंने सेम वही चीज़ बोली है। नियोजन क्या है, प्लानिंग को बोलते हैं नियोजन। नियोजन एक प्राथमिक कार्य है और सेकंड है नियोजन व्यापक है, मतलब परवासिव। मीनिंग आपको समझ ही आ गया होगा। ओके, प्लानिंग इज
कंटिन्यूस, यानी कि नियोजन हमेशा जारी रहता है। प्लानिंग क्या होती है? कंटिन्यूस होती है, हमेशा चलती रहती है। अगर एक टास्क कंप्लीट हो गया तो जब आप दूसरा टास्क परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे, कितनी भी बार करोगे, हर बार आपको एक नई प्लानिंग की ज़रूरत होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप आपने एक प्लान बनाया एक टास्क के लिए, तो वही प्लान आप दूसरे टास्क में नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए आपको नया प्लान बनाना होगा। तो ये क्या है? एक तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है, या हम कहें तो हमेशा जारी रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो बनाया जाता है वो भविष्य के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? वो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं। हमें फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है अपने टास्क को परफॉर्म करके, इसलिए हम चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। ठीक, कंपनीज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सेल करेंगे, प्रोड्यूसिंग करेंगे गुड्स को, और परचेजिंग करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं और इनके लिए प्लान भी करते हैं। तो ये क्या होता है? एक तरीके से प्लानिंग वो क्यों कर रहे हैं? उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग क्या हो गई? फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर में आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है, इसलिए आप उसके लिए आज से ही प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर क्या आता है? डिसीजन मेकिंग। मतलब किस तरह से? देखिए, जब आप चीज़ों को लेकर प्लान करोगे तो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप इजीली उसके लिए डिसीजन ले सकते हो। मतलब आपको कौन सा काम कब करना है, किस तरह से करना है, आप उसके लिए आराम से निर्णय ले सकते हो। आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, आपने सब चीज़ डिसाइड कर रखी हैं। तो आपको वहीं बैठ के कुछ भी चीज़ चूज़ नहीं करनी होती। प्लानिंग के प्रोसेस में ही ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम हर चीज़ को पहले से डिसाइड करके चलते हैं। अभी हम प्लानिंग के प्रोसेस को समझेंगे तो आपको ये भी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मतलब हमें बाद में कुछ भी चीज़ सोचनी नहीं पड़ती, हम पहले से ही सब कुछ सोच के चलते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है प्लानिंग। ओके, यहीं इसका हिंदी में देखें तो क्या है? नियोजन में निर्णय लेना शामिल है, मतलब निर्णय आप आसानी से ले सकते हैं। प्लानिंग इज़ अ मेंटल वर्क। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि आप इसमें अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हैं, आप सोचते हैं, तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं? उसमें आपकी मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। आप अपने मेंटलिटी, मतलब अपने माइंड को उसमें वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी होती है अगर आप प्लानिंग करते हैं। ओके, तो ये थे प्लानिंग के कुछ फीचर्स। फीचर्स मतलब विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं में कुछ भी चीज़ आ सकती है, चाहे वो मेरिट हो चाहे वो डिमेरिट हो उसकी। ठीक, तो ये प्लानिंग के फीचर्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चीज़ प्रोवाइड करा दी आप। आगे देख लेते हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को। ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि नियोजन हमें दिशा प्रदान करता है। जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या काम किस तरह से करना है। अगर हम बिना प्लानिंग के कोई भी काम करते हैं तो हमें नहीं समझ आता कि उस काम को हमें किस तरह से करना है, क्योंकि हम बस करते चले जाते हैं। वो सही हो रहा है गलत हो रहा है हमें नहीं पता होता। जब उसका एंड रिजल्ट हमें मिलता है तब हमें पता चल पाता है कि हमने वो काम ठीक किया था या नहीं। तो अगर आप चीज़ों को लेकर पहले से ही प्लान कर लेते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको काम किस तरह से करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें स्टेप बना लेते हैं कि पहले मुझे ये करना है, फिर उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है। तो आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आपके फ़ायदे की बात हो गई। ठीक, सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑफकोर्स जो प्लानिंग होता है वो अनसर्टेनिटी को बहुत हद तक ख़त्म कर देता है, पूरी तरह से नहीं। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ करा है बहुत हद तक, मतलब बहुत हद तक वो आपकी अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर देगा, लेकिन कम्प्लीटली नहीं कर सकता। ठीक है, आपको पहले से यहाँ पे चीज़ें पता होती हैं तो अनसर्टेनिटी के लिए आप तैयार रहते हो। आप हर चीज़ से, हर तरह से उस वे के बारे में सोच लेते हो। मान लो आपको कोई प्रॉफिट अचीव करना है, तो उसके लिए जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप उसके लिए पहले से ही सोच लोगे कि अगर मैं ये एक्टिविटी करूँगा तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मुझे इसमें नुकसान भी हो सकता है। हर चीज़ आप सोच कर चलोगे, कहीं ना कहीं चलोगे या नहीं। तो प्लानिंग क्या करेगा? उस अनसर्टेनिटी को मिटा देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले ही सोच चुके हो कि अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसका मुझे यहाँ पे ये फ़ायदा हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक, तो प्लानिंग क्या करता है? अनसर्टेनिटी को ख़त्म करता है। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो प्लानिंग होती है वो किसी भी एक्टिविटी को, मतलब कोई एक्टिविटी हमारी रिपीट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखती है। अगर हम चीज़ों को, अगर हम काम को, जो काम हमें करना है उसको हम पहले से ही प्लान कर लेंगे तो कोई भी एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म नहीं हो पाती। कैसे? मान लीजिए एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, तो आपने उनको रॉ मटेरियल लाने का मतलब जिम्मेदारी सौंपी उन्हें कि आपको रॉ मटेरियल लाना है। अब मान लीजिए अगर उन्होंने चीज़ें पहले से ही प्लान नहीं की, ये चीज़
चीज़ बताई नहीं गई कि कौन लेकर आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है 2 लोग ले आएँ, तो एक तरीके से क्या हो गया, डबल रिसोर्सेज आ गया। वहीं ऐसा भी हो सकता है अगर कंपनी ने ये चीज़ नहीं बताई कि कौन सी एक्टिविटी किसको परफॉर्म करनी है, तो ये चीज़ पॉसिबल है ना कि 2 लेबर एक सा काम कर दें, तो वहाँ पर 2 एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। आपकी लेबर भी वेस्ट हुई, आपकी 2 लेबर ने सेम काम किया जबकि ज़रूरत थी 1 की। ठीक, तो प्लानिंग अगर पहले से हो जाए चीज़ों की, अगर सबसे पहले आप प्लान कर लो किसी भी काम को करने से पहले, तो आपकी एक्टिविटीज़ वेस्ट नहीं होती, प्लस ओवरलैपिंग नहीं होती, वो रिपीट नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन। ये आप हिंदी में भी पढ़ते चलना, मैं आपको इंग्लिश के थ्रू समझा ज़रूर रही हूँ लेकिन एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं, जिसको हिंदी में चाहिए था वो एक बार इनको अच्छे से रीड कर लेना और जो मैं समझा रही हूँ वो चीज़ सुन लो, क्योंकि हिंदी में ही मैं आपको समझा रही हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, यानी कि जो प्लानिंग होता है वो नए काम को बढ़ावा देता है। मतलब आप किसी भी काम को नए तरीके से किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए आपको एनकरेज करता है ना। वो किस तरह से करेगा, आप पहले से ही जब चीज़ों को लेकर प्लान कर लोगे तो आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ से बच जाओगे, तो बहुत टाइम आप अपना यूज़ कर सकते हो किसी नई चीज़ को करने में। ठीक, तो इसलिए प्लान क्या होता है, आपको प्रमोट करता है इनोवेशंस को, आपको एनकरेज करता है, आपके लिए नए नए आइडियाज़ लेकर आता है चीज़ों को लेकर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये हमने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो फीचर्स होते हैं उसमें आप हमेशा एडवांटेज और प्लस डिसएडवांटेज दोनों मिला करके लिख सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं तो आप दोनों मिलाकर लिख देना, बट हम लोग डिटेल में अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें केस स्टडी भी करनी है। ठीक है, केस स्टडी में तो आपसे कोई भी पॉइंट पूछ लेगा ना, तो आपको हर पॉइंट का एटलीस्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक, तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग होता है वो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जब आप चीज़ों को लेकर पहले से ही प्लान कर लोगे, आप उसको लेकर अल्टरनेटिव ऑप्शंस बना लोगे कि हाँ ठीक है, अगर ये काम नहीं हो पाया तो हम इसकी जगह ये वाला स्टेप उठा लेंगे, या ये स्टेप हमारा ठीक नहीं हो तो हमने एक और स्टेप बना रखा है, हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने पहले से ही चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं कि अगर आपको डिसीजन लेना पड़ा इंस्टेंटली कोई, तो आप ले सकते हो। तो प्लानिंग आपको फैसिलिटेट करता है, आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। ठीक, लास्ट पॉइंट आता है आपका प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब नियोजन नियंत्रण के लिए मानक स्थापित करता है। किस तरह से, देखिए, जो आपका प्लानिंग होता है वो क्या करेगा कि जैसे आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, उसमें प्लानिंग आपको ये हेल्प करेगा कि आपकी जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो करेक्ट टाइम पर हुई है या नहीं, या आपने किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, या उसमें आपने ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं खर्च कर दी, या जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उतनी आई है जितनी आपने सोची है या नहीं। मान लीजिए किसी ने सोचा कि भाई कंपनी में लेबर के थ्रू आज 1000, मतलब हर एक लेबर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो आप ये चीज़ आराम से इसमें कंट्रोल कर सकते हो अगर आप पहले से प्लान करोगे। आप पहले ही लेबर को प्लान करके बता दोगे कि किस तरह से काम करना है और एक दिन में आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो प्लानिंग एक तरीके से आपको स्टैंडर्ड बनाने में, मतलब एक तरीके से आपको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लानिंग के हम लोगों ने मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिए हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई हो इनमें से, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगी। तब भी नहीं आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं दोबारा से आपको वो चीज़ बता दूंगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखिए, ये है हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये नोट्स भी आप लोगों को अच्छे से दिख जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम जूम किया है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब जो प्लानिंग होता है, देखिए कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को लेकर प्लान तो कर लेते हैं कि कोई काम हमें करना है, इसके लिए हमने पहले से प्लान तो कर लिया, लेकिन सडनली कोई अनसर्टेनिटी आ गई, उसमें आपका वो प्लान वर्क नहीं कर रहा। एक चीज़ सपोज करो कि आप कोई वर्क कर रहे हो, उसमें एक ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई, एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने जो प्लान बनाया है वो उसमें वर्क ही नहीं कर रहा, या आपने जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस रखे हैं उनका भी वहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपका काम बिगड़ सकता है। तो प्लानिंग कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी क्रिएट कर देता है, हमारे काम को बीच में रोक देता है। ठीक है, तो प्लानिंग, मैंने वही बोला था आपसे पहले भी कि प्लानिंग आपको हेल्प तो करता है, पर बहुत हद तक वो आपके अनसर्टेनिटी को कम
ख़त्म करता है, पर कम्प्लीटली नहीं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, मतलब जो नियोजन है आपका वो गतिशील वातावरण में काम नहीं करता। किस तरह काम नहीं करेगा? देखिए, डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब ही ये होता है, यानी कि गतिशील वातावरण का मतलब ही ये होता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं जिसके अंदर। लेकिन प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? अब जब आप पहले से ही प्लान कर लोगे तो चेंज कैसे हो जाएगी चीज़? अगर चीज़ चेंज हो गई तो आपका तो प्लान वेस्ट हो जाएगा, है ना? हम काम को प्लान इसलिए कर रहे हैं ना कि आगे से इजीली उसको हम बना लें, हम उसको इजीली परफॉर्म कर लें। लेकिन डायनेमिक एनवायरनमेंट का तो मतलब ही यही है कि खुद को एकदम से चेंज कर लो। तो अगर हम प्लानिंग कर चुके हैं पहले से, तो हम खुद को कैसे चेंज कर लेंगे? हम तो कुछ और डिसाइड करके बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशन ये भी हो जाती है कि प्लानिंग आपको डायनेमिक एनवायरनमेंट में हेल्पफुल नहीं होता। पॉइंट आ जाता है रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखिए, जब आप चीज़ों को लेकर, आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो, उसको लेकर आप पहले से ही प्लान कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आपको ऑन द स्पॉट कोई चीज़ सोचनी है तो आप नहीं सोच सकते, आप कोई क्रिएटिवली डिसीजन नहीं ले सकते। आपने जो पहले से ही चीज़ों को सोचा हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लोगे। तो एक प्लानिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि प्लानिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग के अंदर आपको कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं जिसके लिए आपको गैजेट्स की ज़रूरत होती है। तो उन गैजेट्स में कहीं ना कहीं आपकी ह्यूज कॉस्ट स्पेंड हो जाती है। तो हम प्लानिंग की एक लिमिटेशन ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग करने में कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा लगती है। वहीं सेकंड चीज़ एक ये भी है कि प्लानिंग करने में हमारा टाइम यानी कि हमारा समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि अगर हम काम को डायरेक्टली करेंगे या फिर हम उसको पहले से प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमारा दुगना टाइम लग गया। पहले प्लान करेंगे फिर उससे परफॉर्म करेंगे, जबकि अगर डायरेक्टली परफॉर्म कर लिया जाए तो टाइम बच जाता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में आपका टाइम भी कंज्यूम होता है। ओके। लास्ट पॉइंट आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस। प्लानिंग कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को किस तरह से प्लान किया है, आपके प्लान्स किस तरह के हैं। तो आप ये नहीं मान सकते कि अगर आपने चीज़ों को लेकर प्लान करा है, आपने प्लानिंग की है तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आपके प्लान्स अच्छे होंगे, सब सारा काम आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग हो पाएगा तो आप सक्सेस आपको मिल सकती है। वहीं आपके प्लान्स ही गलत हों, आपने गलत प्लान्स बनाए हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो ये थे प्लानिंग के कुछ हमारे लिमिटेशंस जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं आगे प्लानिंग का प्रोसेस। देखिए, प्लानिंग के हमारे 7 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देन डेवलपिंग प्रेमिसेस, देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड लास्ट है हमारा फॉलो अप एक्शन। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। फॉलो अप एक्शन ये हमारा लास्ट स्टेप है। डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सारे स्टेप्स को। अच्छे से समझ लेना क्योंकि केस स्टडी में कहीं ना कहीं कोई एक क्वेश्चन इनमें से फंस जाएगा आपका। ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार प्लानिंग प्रोसेस को। देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में सारे पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं, इनको आप रीड आउट कर लेना जिसको भी हिंदी में चाहिए थे नोट्स। ओके। जिसको इंग्लिश में करने थे वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हिंदी एक्सप्लेनेशन हमेशा मेरी हिंदी में ही होती है, तो यूज़फुल ये आप दोनों के लिए है। ओके। नोट्स मैंने दोनों इंग्लिश हिंदी में प्रोवाइड कराए हैं। ठीक। तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेट करना। मतलब आप कोई भी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किस लिए वो प्लान कर रहे हो, आपका वर्क क्या है या उस वर्क से आपका ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होने वाला है। मतलब कोई कंपनी है, उसने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें साल के एंड तक एडिशनल प्रॉफिट अचीव करना है। मान लीजिए उसको प्रॉफिट हो रहा है, पिछले ईयर उसको मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसने इस साल क्या सोचा कि इस बार हमें 1 करोड़ से भी एडिशनल प्रॉफिट करना है उसमें। तो एडिशनल प्रॉफिट को अचीव करने के लिए जो आप प्लान्स बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप आपका यही था ना कि आपने ऑब्जेक्टिव बनाया। तो प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, मतलब ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ओके। सेकंड आता है जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रीमिसेस डेवलप करेंगे। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसको अचीव करने के लिए आपको लेबर चाहिए होगी, आपको मशीन्स चाहिए होंगी, है ना, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, गुड्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना किसके अंदर आ जाता है? डेवलपिंग प्रीमिसेस के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो टीवी सेट सेल आउट करती है, वो टीवी सेट सेल करती है, लेकिन उसे ये भी चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर मेरे टीवी नहीं बिकते हैं तो मैं उसके अल्टरनेटिव में मोबाइल्स बेच सकती हूँ। तो एक अल्टरनेटिव बनाना पड़ता है कि अगर एक काम नहीं चला तो आप उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट कर सको। ठीक। और वो केवल एक नहीं बनाना, बहुत सारे बनाने होते हैं। तो आइडेंटिफाई मतलब उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो कि
एक चीज़ आपकी नहीं चली तो आप उसका क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। फिर उन सारे अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना होता है, मतलब जितने भी आपने अल्टरनेटिव बनाए हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, किसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, किसमें आपको ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी होती है कि अगर आपने मान लीजिए ये वाला अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा और प्लस इसमें रिस्क कितना झेलना पड़ेगा। ऐसे ही हर जितने भी अल्टरनेटिव आपने बनाए हैं यहाँ पर आपको उन सभी को इवैल्यूएट करके देखना होता है कि उनमें से कौन सा बेस्ट है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं तो मतलब डिसाइड कर लेते हैं कौन सा बेस्ट है, तो उस बेस्ट अल्टरनेटिव को आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है ना। सबसे पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग प्रीमिसेस कलेक्ट किए, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई किए, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करी सारी चीज़ों को। मतलब इवैल्यूएट करने का मतलब क्या हो गया, इवैल्यूएट करने का मतलब हो गया मूल्यांकन करना। आपने उसका मूल्यांकन करा, है ना। मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बता रही हूँ, मूल्यांकन करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसे सेलेक्ट कर लिया जो भी आपको बेस्ट लगा। फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद जो आपने ये पूरा प्लान बनाया है उसको स्टार्ट करा, इम्प्लीमेंट करा, है ना। इम्प्लीमेंट करना मतलब जो आपने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है ऑब्जेक्टिव वाली, प्रीमिसेस वाली, तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करके, मतलब इन सब चीज़ों को आप शुरू करेंगे। फिर लास्ट आता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब कि जो भी आपने ये सारा काम किया है उसको, मतलब जो भी आपने स्टेप्स बनाए हैं उन सब स्टेप्स को आप पूरे फॉलो कीजिए। सबसे पहले अल्टरनेटिव को बनाइए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से अपने सारे जितने भी आपने स्टेप्स क्रिएट किए हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करना, वो आ जाता है फॉलो अप एक्शंस के अंदर। तो ये थे प्लानिंग के स्टेप्स। समझ में आ गए होंगे आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में, मीनिंग में हो, इम्पोर्टेंस में हो, फीचर्स में, लिमिटेशंस में, स्टेप्स में, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे मैसेज करके कभी भी पूछ लीजिए, चाहे यहाँ पर, अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ आगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्लानिंग के टाइप्स। ओके, देखिए जो आपके प्लानिंग के टाइप्स हैं वो दो बेसिस पे बने हुए हैं। कौन कौन से, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग ड्यूरेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ए प्लान सीक्स टू अचीव। इन दोनों के बेसिस पे हम लोग अब इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग ड्यूरेशन। इसके बेसिस पे आपके केवल दो प्लान्स हैं, सिंगल यूज़ प्लान यानी कि एकल उपयोग योजनाएं, और दूसरा स्टैंडिंग प्लान यानी कि स्थायी योजनाएं। ये दो टाइप के आपके प्लान्स हैं। सिंगल यूज़ प्लान्स आपके वो प्लान्स होते हैं जो आप किसी भी एक स्पेशल सिचुएशन, अगर हम कहें कोई एक स्पेशल सिचुएशन आपको अचीव करनी है, कोई एक स्पेशल सिचुएशन आपके सामने आ गई या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आपके लिए सामने आ गई, तो उसको लेकर जो आप प्लान्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बजट्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी में कोई मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के लिए आपको बजट तैयार करना है ना। कोई आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने, कोई आपको प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं, तो वो जो आप परफॉर्म करोगे उसके लिए जो आप प्लानिंग करोगे वो आपका आ जाता है सिंगल यूज़ में। वहीं अगर स्टैंडिंग की बात करें तो स्टैंडिंग के अंदर आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करते हो, रेगुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जिन ऑब्जेक्टिव्स की, जिन प्लान्स की आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप बनाते हो इसके अंदर। तो इसके अंदर आपके कौन से प्लान्स आ जाएंगे, नॉर्मल आपके ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़, आपकी पॉलिसीज़ बनाते हो, मैथड्स रिलेटेड, प्रोसीजर्स, रूल। तो ये इस तरह से आपको किस, मतलब क्या क्या रखने हैं, मतलब आपको क्या रूल्स रखने हैं कंपनी के अंदर, मैथड कौन सा अपनाना है, या पॉलिसीज़ क्या बनानी है, स्ट्रैटेजीज़ क्या यूज़ करनी है लेबर से काम करवाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाने हैं। तो ये इस तरह के जो प्लान होते हैं वो आते हैं स्टैंडिंग के अंदर, और जो आपको स्पेशली कुछ काम के लिए बनाए जाएँ वो आते हैं आपके सिंगल के अंदर। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ए प्लान सीक्स टू अचीव। ओके, देखिए इसके अंदर जो आपके प्लान्स बनते हैं वो दो बेसिस पे बनते हैं। एक तो कैसे, एक तो होते हैं आपके स्टैंडिंग और रिपीटेडली प्लान, और एक होते हैं आपके सिंगल यूज़ प्लान। ये दो तरीके के आपके इसके अंदर प्लान बनते हैं। स्टैंडिंग और रिपीटेडली प्लान के अंदर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट होता है जिसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है किसी भी कंपनी में। फॉर एग्जांपल कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो गया, कंपनी का ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे रूल्स एंड पॉलिसीज़, मतलब कोई भी एक ऐसा काम, मतलब कोई एक ऐसा प्लान जो आप परफॉर्म कर रहे हो जिसके अंदर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, अपनी वीकनेस का, अपने स्ट्रेंथ का, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का, थ्रेट्स का, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया जाता है वो स्ट्रैटेजी कहलाती है, ठीक है। थर्ड आता है पॉलिसी। पॉलिसी मतलब ये होता है कि आपको किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब पॉलिसी एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस होती है।
आप लोगों के लिए, एक गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करके आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आप आगे का अपना काम करते हो, है ना। या कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है जिन गाइडलाइंस को फॉलो करके। तो पॉलिसी क्या हो गई, एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस हो गई। तीनों पॉइंट समझ आए। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एंड पॉइंट है जो आपको अचीव करने हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, अपनी वीकनेस को देखना, अपने थ्रेड्स को देखना, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए जब आप प्लान बना रहे हो। पॉलिसी क्या है, जो जनरल गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हो अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मेथड क्या है, जिस मेथड को आप अपना रहे हो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या अपने प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, जो मेथड आप अपना रहे हो, जो तरीका आप यूज़ कर रहे हो काम को करने का, वो होता है मेथड। प्रोसीजर मतलब होता है कि जो जो स्टेप्स आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसमें आपने सेलिंग की, परचेजिंग की, तो जो जो स्टेप्स आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो वो होता है आपका प्रोसीजर। ठीक है। लास्ट आता है बजट। बजट मतलब एक पूरा फाइनेंशियल प्लान जो आप तैयार करते हो कि अगर आपको प्रॉफिट अचीव करना है साल के एंड तक तो उसमें आपको कितने बजट की ज़रूरत होगी, आपको पूरे साल में क्या क्या काम करना होगा जिसमें आपको एक हैवी बजट, एक अच्छे बजट की ज़रूरत है। तो वो चीज़ आती है बजट के अंदर। तो स्टैंडिंग और रिपीटेडली प्लान आपको समझ आया, जिसके अंदर आपके आ गए ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मैथड, प्रोसीजर, बजट। ये 6 चीज़ आपके अंदर इसके अंदर आई, आपको समझ में अभी आ गई होंगी। सारी चीज़ें अलग हैं, किसी भी पॉइंट में समझ मिस्टेक लग रही हो या कन्फ्यूजन सी भी लग रही हो तो आप लोग बता देना एक बार। ओके। लास्ट रह जाता है आज के लिए सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान के अंदर आपके 2 आते हैं केवल, एक आता है आपका रूल और एक आता है आपका प्रोग्राम। रूल क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, रूल का मतलब होता है कि जो भी मतलब जैसे आप नॉर्मली आप अपने स्कूल्स में देखते हो, आपको बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं आपके लिए कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना। रूल को आप बजट भी कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो जो मतलब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है आपके प्लान का, आपने जो प्लान बनाया उसका जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, जो आप क्वांटिटी में मेज़र करते हो, वो आपका हो जाता है रूल। मतलब कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। जैसे कि आप अपनी स्कूल में भी देखते हो कि आपके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं कि क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है स्कूल में, क्या चीज़ नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। ये सारी चीज़ें मतलब एक कंपनी में भी ऐसे होता है कि भाई रूल्स बना दिए जाते हैं जो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर फॉलो करने होते हैं, है ना। और उनको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, उनको कोई ऑबे नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पनिश किया जाता है। तो रूल्स क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपको ये चीज़ समझाई जाती है कि क्या चीज़ आपको करनी है, आपको डूज़ और डोंट्स बताए जाते हैं, क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी, जिनके बेसिस पे किसी भी पीपल का, किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर जज किया जाता है। तो वो होते हैं हमारे रूल्स। वहीं अगर बात करें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम क्या होता है, देखिए प्रोग्राम जो होता है एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, मतलब कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, है ना। ऑर्डर को लेकर, टाइम को लेकर, मतलब कोई काम आपको किस ऑर्डर में करना है या किसी काम को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या टाइम लग रहा है, उसके अंदर आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपको अचीव करना है, क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या आपका प्रोसीजर्स है, क्या आपके रूल्स हैं, मैथड्स है, तो सब चीज़ इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाती है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। प्रोग्राम इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट कंटेन डिटेल स्टेटमेंट। क्या होती है, एक डिटेल स्टेटमेंट होती है जो आपको बताती है कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़, रूल्स, प्रोसीजर्स, मैथड्स या क्या बजट आपको लेना है। तो प्रोग्राम एक पूरा कंप्लीट होता है जिसके अंदर आपके ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। तो इन सबको जो इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर वो क्या है, आपका प्रोग्राम। ओके। तो बस यही थे आपके सारे पॉइंट्स, आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी मैंने आपको लगभग यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करा दिया एक सिंगल वीडियो में, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो गई है। पर अगर हम डेली इसके थोड़े थोड़े टॉपिक करते रहते तो बहुत दिन खिंच जाएंगे। हमें आगे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भी देखनी है, तो इसलिए अब मैं कोशिश किया करूँगी कि आपके एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दिया करूँ। आप लोग आराम से इसको ध्यान से पढ़ लो, 1 घंटा भी दोगे तो ईजिली आपको बहुत आराम से ये चीज़ समझ आ जाएगी। पहले वीडियो देख लो, उसके बाद एक बार बुक से रीड आउट कर लो, चैप्टर इतना पक्का हो जाएगा कि केस स्टडी बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके। तो फ्रेंड्स बस इतना ही समझाना था आपको आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको एक बार ओवरव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ, मैंने आपको इसमें क्या क्या समझाया है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन सी ना रहे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको इसमें मीनिंग समझाया था प्लानिंग का कि मीनिंग क्या होता है, फिर मैंने उसमें आपको उसके फीचर
बताए थे इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस बताई थी। फिर हमने पढ़ा था प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, वही जिसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो, प्रीमिसेस डेवलप करते हो, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस के बाद उसके टाइप्स। तो लगभग 5-6 चीज़ें हमने यहाँ पर आज कवर किया। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाए, पूरा चैप्टर एक साथ कवर कर लिया तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी रह जाएगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो लाऊंगी आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लोगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब नई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिल जाए। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप ईजिली सबसे पहले उस वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।